हाय स्टूडेंट, वेलकम इन द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैट्स की रिवीजन नोट्स वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे। आप रिवीजन नोट्स के लेक्चर का नोट्स exam.com/12935 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम इस लेक्चर में एनडीए के लिए ही ये हमारे लेक्चर है, और एनडीए में जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं या जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं या जो चीज़ें एनडीए में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो ही टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी वाला या बोर्ड वाला लेक्चर नहीं है जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में जाएं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें लूँगा, सिलेक्टिव चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ एनडीए सिलेबस जो आपको पूछी जाएंगी। फर्दर ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और हम उन्हीं बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब आप ट्रिक वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बेसिक चीज़ें ही इसमें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स इसे कहते क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा या आपका जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, या वो स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक चार्ज की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मोशन में जब चार्ज होता है तो हम कौन सी स्टडी करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी व्हेन चार्ज इन मोशन, एंड अगर चार्ज आपका स्टैटिक है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये बात रही इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते किसे हैं। नाउ फर्स्ट हेडिंग बेटा हम लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, ये हमारा एटम होता है, प्लस चार्ज इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं डिफरेंट सेल्स में। तो ये जो होता है बाहर वाला, इसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, इसे हम अंदर कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर सेल्स में घूमते रहते हैं तो जो बॉडी चार्ज कंडक्ट करेगी या जिसे हम कंडक्टर करेंगे, वो किसके थ्रू चार्ज कंडक्ट करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स के। बाहर की जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब मोशन करने लगते हैं, जब अपनी सेल्स को तोड़कर हम इतनी एनर्जी इस एटम को दे दें या इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा दें इस एटम पर कि बाहर का इलेक्ट्रॉन इस सेल से आ जाए बाहर और वो फ्रीली मूव करने लगे, तब उस कंडीशन में उस मटेरियल को में कंडक्शन हो जाता है। तो जब भी आप चार्ज की बात करेंगे तो वो जो चार्ज होगा वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। किसी भी मटेरियल पर हम बोले कितना चार्ज है, तो वो एन नंबर्स ऑफ, वेयर एन इज इंटीजर। एन इज इंटीजर क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो Q इक्वल्स टू एन ई लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बेटा वैल्यू क्यों आती है? E इक्वल्स टू आता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम जो है वो आपको चार्ज मेजर करने की यूनिट है। अब आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम है, इसका मतलब कूलॉम है जो काफी बड़ी वोल्टेज है, काफी बड़ी यूनिट है चार्ज को मेजर करने की। तो ये आपका Q इक्वल्स टू एन ही हो गया। फिर N इक्वल्स टू 1 2 3, क्यों? क्योंकि चार्ज 1 2 3 हो सकता है। कुछ और यूनिट भी हैं, जैसे अब बहुत बड़ी यूनिट है तो हम क्या करते हैं, इसे मिली कूलॉम में रख लेते हैं या माइक्रो कूलॉम में। मिली कूलॉम में मिली के लिए 10⁻³ या माइक्रो के लिए 10⁻⁶ या नैनो के लिए 10⁻⁹ से मल्टीपल करके कूलॉम में हम इसे चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलॉम इक्वल्स टू 10⁻⁶ और 1 नैनो कूलॉम इक्वल टू इतने, और 1 मिली कूलॉम इक्वल्स टू ये। तो ये बेटा आपकी यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टीज बेटा, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और अपोजिट बेटा हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाली आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिफिकेशन बाई
फ्रिक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर व्हेन दीज आर रब्ड इनटू द चार्ज। तो बेटा बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी कोई सपोज दैट एक रॉड मैंने ली है और इसे मैं ऊन से रगड़ रहा हूँ, ये मेरी ऊन है, तो जब भी रगड़ने पर इसमें होता क्या है, रब करने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन या चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेटा, तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बेटा एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए में पूछा गया था कि जब हम रॉड को किसी वूल से रगड़ते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, इस केस में आप क्या कहेंगे। अगर आपको बोला हुआ कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बूल से ही इस रॉड में आए होंगे। तो वहां पर ऑप्शन थे कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है। कई स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि नहीं सर पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। मैंने अभी यही समझाया था आपको एटम बना के कि आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये पूरा सेल्स प्रोटॉन मोशन नहीं करता, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज जब भी हम चार्ज की बात करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई, तो वहां हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की बात करते हैं, यहाँ प्रोटॉन के चार्ज की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मूव नहीं करता है। तो कई स्टूडेंट्स ने वो गलती करी थी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसका ओरिजिनल आंसर कि इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम बूल टू रॉड व्हेन वी आर रबिंग दीज टू मटेरियल। तो ये बेटा उसका आंसर था। थर्ड है चार्ज बॉडी इज अट्रैक्ट्स लाइटर न्यूट्रल बॉडी ड्यूरिंग द एनी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एसोसिएशन। ये क्या है, अगर एक बेटा मैंने कंडक्टर ले लिया, ये एक दूसरी मैंने क्या करी, चार्ज बॉडी ले ली, सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का बेटा क्या मतलब होता है कि इस पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है। हम ये कह सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन असलियत में इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर बेटा ये कंडक्टर है और अगर मैंने इसे जोड़ दिया, या मैं कहूँ कि इसे मैंने इसके पास रख दिया, तो क्या होगा। ये बेटा क्वेश्चन भी एनडीए का है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर इस पे प्लस 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 है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो सपोज दैट अगर यहाँ से इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इस वाले ने अट्रैक्ट कर दिया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इस वाले ने अट्रैक्ट कर दिया, तो बेटा होगा क्या, इस तरह से अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव था तो इसका कुछ ही पॉजिटिव रह जाएगा और कुछ पॉजिटिव इस पे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। और अब अगर हम दोनों को सेपरेट करें मिला के, तो दोनों पे अपना अपना चार्ज रह जाएगा। तो अगर बेटा कोई पूछे, एनडीए में ये पूछा गया कि देखना अब आप एनडीए में कितना स्मार्ट क्वेश्चन पूछा गया उसने। एनडीए में ये पूछा कि पहले दो बॉडी हैं, मैंने उन्हें दोनों को मिलाया, फिर मैंने दोनों को अलग कर दिया, तो इस केस में क्या कंजर्व रहेगा। बेटा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको पता है हम इन सब में चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया तो फिर इस पे रह गया, इसका मतलब इन सब में आपका चार्ज ही कंजर्व रहेगा। उसमें कई सारे और अदर ऑप्शंस थे। तो जब भी आप किसी कंडक्टर से मिलाएंगे इस चार्ज्ड बॉडी को, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो वो भी जितना चार्ज है, सपोज इस पे 10 कूलम है और ये अभी न्यूट्रल है, तो जब भी हम मिलाएंगे तो इस पर 5 कूलम और 5 कूलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि इसकी दोनों प्रॉपर्टी है वो सेम हो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बेटा उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा। सपोज दैट अगर उसकी कैपेसिटी ही नहीं है 5 कूलम लेने की, तब उस पर 5 कूलम नहीं लेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें बिल्कुल आइडेंटिकल है ये दोनों, मतलब कैपेसिटी और स्ट्रक्चर सारी चीजें सेम है, तो वो जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा अगर हम ऐसा करें, दोनों को मिलाएं और फिर अलग अलग कर दें, तो इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसे। अच्छा, फिर बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट कैन बी क्रिएटेड। आपको पता ही है कंजर्वेशन चार्ज का जो रूल है वो ही यही है कि आपका जो चार्ज है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं उसे, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज से दूसरी चीज में कर सकते हैं, वो भी अगर दूसरी चीज कंडक्टर हो तभी। अच्छा,
पहले वाला जो बेटा मेरा केस था कि मैंने बताया था आपको पॉजिटिवली चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, वो जब ही होगा जब ये वाली चीज कंडक्टर हो। ये वाली चीज तो कंडक्टर होगी ही, तभी इसे पॉजिटिव चार्ज आया। अगर ये चीज इंसुलेटर ले ली तो बेटा ये वाला चार्ज हम कितना भी मिला लें इसका इस पे ही रहेगा, इससे चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। हालांकि चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर भी अप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि इसका 10 कूलम जब हम बाद में करेंगे तो बाद में भी इस पे 10 कूलम, इस पे 0 कूलम। तो ये बेटा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी। एक दो प्रॉपर्टी और भी है बेटा कि अगर कोई भी बॉडी होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एनडीए में इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई रॉड है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब पीछे पॉजिटिवली चार्ज रह गए, तो ये बॉडी कैसा चार्ज रखेगी? मतलब उसने कुछ इस तरह से दिया कि आप उसमें पॉजिटिव आंसर क्लिक कर दें, टिक कर दें, लेकिन बेटा पॉजिटिव नहीं होगा। सारी बॉडी जो कंडक्ट करती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। हाँ ये बात सही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो बेटा पीछे से इसमें इलेक्ट्रॉन आते भी होंगे, तो जो फाइनल इसका चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। तो जब भी आपको पूछा जाए इस तरह की बातें तो आप वहाँ न्यूट्रल क्लिक कर सकते हैं। तो बेटा ये तो थी इलेक्ट्रिक चार्ज की बातें जो बेसिक आपको ध्यान रखनी है, जिस तरह के एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने लिए। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं कूलॉम्स लॉ की तरफ। कूलॉम्स लॉ बेटा क्या कहता है? बहुत ही इजी लॉ है, बस आपको बोलता है कि अगर सपोज दैट एक ये चार्ज है Q1, एक ये चार्ज है बेटा Q2, सपोज दैट ये चार्ज है, ये चार्ज है। हमने बात करी थी कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। अब सेम चार्ज सपोज दैट ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, अब रिपेल करते हैं। अब कितनी फोर्स से रिपेल करते हैं उस कैलकुलेशन को कूलॉम्स ने दिया है। तो उस कैलकुलेशन को, उसका फोर्स बेटा क्या आता है? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा? G1 G2 सॉरी M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ Q1 Q2। अच्छा, इसका डेरिवेशन और ये सारी चीज़ों में बेटा हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। F प्रोपोर्शनल इज Q1, F प्रोपोर्शनल इज Q2, F इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर देन दिस वन। तो कूलॉम्स ने ये बताया। अब K की जहाँ तक वैल्यू, K की बेटा क्या वैल्यू होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। इसकी पूरे की वैल्यू हम रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ या अगर हम अलग अलग वैल्यू रखें तो क्या होगी? 1/4 पाई की वैल्यू 3.14। इसकी बेटा वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी वो ये ही आएगी। तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। फिर रही बात एप्सिलॉन नॉट्स की डायमेंशन कैलकुलेट करने की, तो आपने डायमेंशन एंड यूनिट वाले फॉर्मूले से भी देखा होगा। मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। कि एफ ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और मैं K को फिर लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी Q1 Q2 अपॉन F इंटू r स्क्वायर। बस बेटा सारी डायमेंशन हम पुट कर देंगे, AT स्क्वायर ML T -2 और L स्क्वायर। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा M-1, L आपके हो जाएंगे -3 T टू दी पावर 4 एंड A स्क्वायर। तो ये आया बेटा। अब इसमें बेटा नेक्स्ट केस है, अगर है ये तो आपने डिस्कस कर लिया कूलॉम फोर्स। तो ये वाला बेटा जो कूलॉम फोर्स होता है वो ईयर के लिए होता है। अगर हमने किसी सपोज दैट किसी मटेरियल में रख दिया इसे, तो हमने जो चार्ज है वो किसी मटेरियल में रख दिए, क्योंकि चार्ज जब भी होंगे बेटा तो किसी ना किसी मटेरियल्स में ही होंगे, या कंडक्टर में होंगे, या कहीं ना कहीं तो होंगे, तो उनके बीच कोई ना कोई मटेरियल आ गया, तो हम उस केस में फोर्सेस कैसे निकालते हैं? तो कोई चीज नहीं होता, बस बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एक एप्सिलॉन और नाम का एक रिलेटिव परमिटिविटी का एक कोफिशिएंट और आ जाता है, इसमें ऐड हो जाता है इसके मल्टीप्लीकेशन में। बाकी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर यही रहेगा।
तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे बेटा हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻5 होती है। इसे हम बेटा कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और फिर बेटा एक कांस्टेंट आता है के या ER, जो मैंने लिखा है ये वाली, इसको कभी भी के भी कह देते हैं, तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस चीज को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इस चीज की जो वैल्यू आती है बेटा वो क्या आती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को मैंने एप्सिलॉन लिखा, तो ये जो एप्सिलॉन है ये यही एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, तो इस रिलेटिव परमिटिविटी या के की वैल्यू आपके लिए हर मटेरियल के लिए दी गई होगी। जैसे यहाँ पर जो ईयर के लिए जो इसकी वैल्यू आती है वो ER इक्वल्स टू 1 आती है, तो हम एप्सिलॉन की जगह डायरेक्ट ही एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। तो जो आपका जो फॉर्मूला आता है वो ईयर के लिए ड्राइव हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, तो ये वाला बेटा हमारा फोर्स था कूलॉम फोर्स व्हेन आपको रिलेटिव परमिटिविटी या ये सारी चीजें दी हूँ। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी कभी भी दी होगी तो वो कोई इंटीजर आपको दिया होगा या कोई भी नंबर आपको दिया होगा, तो बस आप उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पूरी वैल्यू रख दें और 1 अपॉन लाइक 2 दिया है तो वो रख दें और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जिसमें आपको बस उससे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट बेटा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे डायरेक्ट तो एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है। बेटा हमने क्या किया था, सपोज दैट हमने बात की थी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आपका आर सपोज दैट दी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये बेटा फोर्स लगाएंगे। अगर हम आर वेक्टर मान लें तो आर कैप जो है यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये वाला अगर हम बेटा 1 चार्ज मान लें, ये 2 चार्ज मान लें, तो ये वाला जो चार्ज होगा बेटा वो इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर से रिपेल करेगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा वो F1 पे लगेगा 2 के कारण। ये वाला जो फोर्स होगा बेटा वो F2 पे लगेगा 1 के कारण। जैसे अगर यहाँ पर मैं सपोज 3 चार्ज ले लेता हूँ Q1 Q2, सॉरी N चार्ज ले लेता हूँ Q1 Q2 Q1 Q3 Q1, तो बेटा ये वाला जो अगर मैं फोर्स लूँ Q1 पे Q2 के कारण, ये बस मैं यहाँ पर 2 चार्ज ले रहा हूँ, यहाँ पर हमने N चार्ज लेकर समझाया गया। तो जिस भी चार्ज पे Q1 पे 2 के कारण, जैसे ये Q1 पे 2 के कारण ये इधर लगेगा फोर्स। अब इसी Q1 पे Q3 के कारण इधर लगेगा फोर्स, क्योंकि ये वाला इधर इस साइड धक्का देगा इसे। N इफ देयर इज ए चार्ज N नंबर, तो ये इधर लगेगा। तो मैंने ये वाले फोर्स डिस्कस कर लिए। अब बेटा सुपरपोजिशन क्या होता है, अगर सपोज दैट अब अभी तो मैंने दिखा था कि एक के कारण क्या चार्ज लगेगा। अब सपोज दैट यहाँ पर 3 आपके फोर्स लगा रहे हैं, Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है। तो बेटा इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जब मैं निकालूंगा तो वो किस तरह से निकालूंगा, उस तरह उसको कैसे मैं जोड़ूंगा, उसका वेक्टर एडिशन फोर्सेस का कैसे करूंगा, वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके फाइंड करते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो बेटा अब डिस्कस करते हैं कि हम फोर्स कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर ये वाला सपोज मैं यहाँ F12 मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, F12 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F12 की डायरेक्शन ये है, R वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो मैं क्या लिखूंगा R कैप और माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मुझे F21 लिखना हो तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड पॉजिटिव आर कैप। क्यों मैं पॉजिटिव आर कैप लूंगा, क्योंकि मेरी जो डायरेक्शन आर कैप की है वो यही है। तो
इसे मैं थोड़ा सा बेटा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप एंड मॉड ऑफ आर, एंड मॉड ऑफ आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं फाइनल इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो कई जगह बेटा आपने ये भी लिखा हुआ देखा हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये तो रही बेटा दो फोर्सेस की बात। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जिस डायरेक्शन में हमने आर वेक्टर लिया है, अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव, अगर अपोजिट ले रहे हैं तो वो निगेटिव। तो ये बेटा मैंने दो फोर्सेस के लिए आपको करके दिखाया। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने अपने लेक्चर्स में लिया है। तो लेक्चर्स में आपको क्या बोला हुआ है, F12 इक्वल्स टू 1 अपॉन। तो बेटा इफ फोर्सेस इन नंबर ऑफ n, अगर n कोई फोर्सेस हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ Q1 Q2 लिए और हमने R कैप की जो डायरेक्शन ली है वो इस साइड ली है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं R12 की डायरेक्शन लूंगा, जैसे अगर ये 1 है ये 2 है, तो बेटा R12 की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे यहाँ पर लिए 2 1, तो R12 की डायरेक्शन जब मैं R12 वेक्टर लिखता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, R2 माइनस R1। तो 2 से 1 की तरफ बेटा 1 2 की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे ही R12 की जो डायरेक्शन है वो 2 से 1 की तरफ होगी। अगर मैं R21 लिखूं तो वो डायरेक्शन उल्टी होगी। तो ये बेटा वेक्टर की नॉलेज से आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने R12 की डायरेक्शन इस तरफ ली, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने इस तरफ ली डायरेक्शन, R2 से R1 की तरफ ये डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन है। अब मुझे निकालना है F12, मतलब Q1 पे लगा हुआ फोर्स ड्यू टू F2। तो वो इधर होगा, तो डायरेक्शन भी मेरी इधर है और F12 भी इधर है। तो मैं क्या लिखूंगा, F12 इक्वल्स टू पॉजिटिव रहेगा सारा 1/4π इंटू Q1 Q2 R21 माइनस R21, ओ सॉरी, प्लस ये R121 का कैप। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन यही है। अच्छा, अब मैंने सारे आर वेक्टर इसी पॉजिटिव की तरह लिए हैं। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बताया आपको कि फोर्स नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब यही है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। जिस डायरेक्शन में आपने आर कैप लिया है उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए हमेशा हम पॉजिटिव वाले ही वेक्टर प्रेफर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने F12 लिख दिया बेटा इसी तरह से। फिर F13 भी मैंने इसी तरह से 3 1 के साथ पॉजिटिव लिख दिया, F1n N1 के साथ। अब मुझे रिजल्टेंट बेटा इनका निकालना है, तो इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ और इन सारों को मैं वेक्टर एडिशन करके इनका रिजल्टेंट निकाल दूंगा, जैसे हम वेक्टर में पढ़ते थे। तो बेटा सेम वही, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, तो आप इस पर ज़्यादा टाइम ना खर्च करें। सिर्फ आप कूलॉम्स लॉ के बेसिक जो क्वेश्चन है वो ही आपको पूछे गए। नेक्स्ट बेटा टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। So what is electric field? Mathematically, electric field is given like F upon Q naught, और हम definition क्या देते हैं, the electric field is the force, suppose that ये बेटा Q है और यहाँ मैंने Q naught लिख दिया। तो what is electric field? Electric field is nothing but the force experienced by this Q naught, where Q naught is our unit charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या आ गया, E इक्वल्स टू एफ हो जाएगा अगर मैं Q नॉट को 1 कूलम ले लूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू द Q। तो ये बेटा F अपॉन Q नॉट आ जाता है। तो अगर मैं इसके बीच का फोर्स निकालूं बेटा तो क्या आ जाएगा, K Q1 अपॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं F अपॉन Q नॉट लिख दूं, मतलब यूनिट चार्ज पे क्या फोर्स आएगा, तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और इसी को बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डेफिनेशन हो गई। सेम इसमें भी रिलेटिव परमिटिविटी और बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारी फोर्स में चलती थी, सुपर पोजिशन और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ भी आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। उसी तरीके से सेम उसकी जो यूनिट की बात करें तो हम यूनिट पहले फोर्स की निकाल लें, फिर इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपकी बेटा यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ इंटेंस द थिंग्स आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हाउ इंटेंस, हाउ फोर्सफुल द थिंग्स आर।
जैसे अगर Q इक्वल्स टू 1 कूलॉम है और यहाँ मैंने फोर्स, मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ मैंने Q नॉट लिखा और ये 1 न्यूटन सपोज 1 इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बेटा अगर मैं Q इक्वल्स टू 10 कूलॉम कर दूं तो ये कितना फोर्स करेगा, 10 न्यूटन। अगर Q में 100 कूलॉम कर दूं तो ये बेटा कितना करेगा, सपोज ये मैंने ऐसे ही ले लिए 100 न्यूटन। मतलब मैं क्या कहूंगा कि ये वाला जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ये फोर्स क्यों ज्यादा अप्लाई हो रहा है, मैं क्या कहूंगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा इंटेंस है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अगर चार्ज हमारा Q नॉट ही है, हमने चार्ज चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ओनली 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा इंटेंस है, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए फोर्स ज्यादा है। तो जो फॉर्मूला वाइज चीजें हैं वो सेम रहेंगी आपकी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, बस उसकी जो इंटेंसिटी है, जो फोर्स अप्लाई करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा होती क्या है, अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉरी ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बेटा क्या किया, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया इन दोनों के मिडिल में। तो अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो यहाँ पर सपोज दैट मैंने रखा यहाँ पर, तो मैंने इसका पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट देखा। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये यहाँ से रिपेल हुआ, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ। मतलब मैंने अगर यहाँ रखा तो ये सीधे इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अगर मैंने बेटा यहाँ रखा तो अब ये सीधे इस डायरेक्शन नहीं आया, ये कैसे आया, ये ऐसे घूम कर आया। मतलब इसका जो चार्ज का जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से अगर मैं बोल दूं, और इधर मैं इस तरह से बोल दूं, तो इसका जो पाथ होगा वो बेटा ये आएगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रखा तो इसका पाथ ये होगा, और अगर मैंने यहाँ पर रखूं तो इसका पाथ कुछ ये होगा। सेम अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज छोड़ूं तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए माइनस पर जाएगा, या इस पाथ को। तो बेटा ये जो पाथ है, ये एक इमेजिन, ये जो पाथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताता है। हम बोलते हैं कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखें तो वो कुछ इस तरह से नेगेटिव आयंस की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, असलियत में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। पहली जो चीज तो है वो इमेजिनरी फील्ड लाइन होती है, ये इमेजिनरी होती है, मतलब हम बनाते हैं ताकि आपको, हमें पता लगे कि ये असलियत में हमारा जो चार्ज है वो किस, कहाँ, कैसे फोर्स लगेगा। अगर हम सपोज दैट ये वाला हमने पॉइंट है और इस वाले पे हमें डायरेक्शन निकालनी है उसकी फोर्स की, तो हम क्या करेंगे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें और वहां पर उसकी जो टेंजेंट पे जो होती है वो उसकी, उस पॉइंट पे टेंजेंट उसकी फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो जैसे डिस्कस कर लेते हैं इसकी। अभी मैंने बताया कि आपको होती क्या है फील्ड लाइन, ये सिर्फ एक इमेजिनरी चीजें हैं। फिर कुछ चीजें हैं, जैसे ये वाली जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने बताया, ये और आगे जाएंगी, यहाँ से भी जब तक मिलती रहेंगी तब तक ये आती रहेंगी, यहाँ से ये आती रहेंगी, ये आती रहेंगी यहाँ से, और ये सारी बाहर निकलती रहेंगी। तो आपको पता ही है कि अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज कहीं भी रखूं तो ये उसे रिपेल करेगा, तो इसीलिए फील्ड लाइन जो जाएंगी वो ऐसी जाएंगी, ये पॉजिटिव। तो इमेजिनरी होती हैं। अगर इनके कहीं पर टेंजेंट खींचा जाए इसके किसी भी पॉइंट पर, तो वो जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। फिर दूसरी चीज, ये वाली जो कभी है ये कभी काटती नहीं, मतलब आपस में बाइसेक्ट नहीं करती, कभी कहीं भी काटती नहीं है। तो नेक्स्ट बेटा आपकी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये कॉन्टिन्यूस होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी कॉन्टिन्यूस ही हैं, कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हर जगह तो फोर्स तो अप्लाई होगा ही। ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से एक निकाला और फिर दूसरा इधर से ना आया। तो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो, तब ये क्लोज लूप हो गया। लेकिन ये हमारा ऐसा है, इसकी डायरेक्शन में इधर है, इसकी डायरेक्शन में इधर है, तो क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करती हैं। फिर ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती हैं, अगर इस सरफेस पे आए
तो इस पे सारी जो लाइन होंगी वो आपकी परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टिंग सरफेस होगा, इस तरह से। फिर कुछ और है कि अगर दोनों प्लस प्लस हो तब क्या क्या होगा, तब भी ये बाहर निकलेंगी, लेकिन तब सेम जैसे मैंने पहले के लिए ड्रॉ किया था, कैसे आपने चार्ज रखे इनको ड्रॉ किया था, उसी तरीके से फिर ये ड्रॉ होंगी। जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को रिपेल, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो उसका पथ क्या होगा, अगर ये इसके पास हुआ तो इस तरह से जाएगा, अगर ये इसके पास हुआ तो इस तरह से जाएगा, इसके और पास हुआ तो इस तरह से जाएगा, इसके और पास हुआ तो इस तरह से जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। मतलब अगर इसके पास हुआ तो उसका पाथ ये होगा, फिर बाकी सारी बाहर ही उसके पाथ होंगे। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव को रखूं तो इसी तरह से सेम वो उसकी फील्ड लाइन आएंगी, बस नेगेटिव में डायरेक्शन इसकी इधर होगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी तरह से ये भी होगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बेटा मैंने बता ही दिया, तो ये सारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जहाँ तक एनडीए में बात है, एनडीए में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस एक क्वेश्चन पूछा गया कि इमेजिनरी होती हैं। दूसरा वाला जो पॉइंट आपसे पूछ सकता है वो कि ये टेंजेंट खींचने पर वो फोर्स की डायरेक्शन बताती हैं। तीसरा पॉइंट पूछ सकता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, या कभी कह दे कि क्लोज लूप ये इनफाइनाइट बनाती हैं, या ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये भी वैसे पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसे याद रख सकते हैं। तो कुछ अगर मैं फील्ड लाइन बताऊं, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन सीधी ही निकलती है ये पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज को डायरेक्ट ये अंदर आती है, इस तरह से। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन होती है, मतलब ये बीच वाला सीधा होगा और बाकी कुछ ऐसे कर्व में मुड़ती हुई ये इस तरह से आएंगी। सपोज ये नेगेटिव है और सी वाला आपका पॉजिटिव है, तो एग्जैक्ट जो इसकी ड्राइंग होती है वो इस तरह की होती है। सेम इसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव पे बहुत सारी निकल रही हैं, इस पे कम निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाले का कूलॉम जो चार्ज है वो ज़्यादा है, सपोज 100 कूलॉम, और इसका जो चार्ज है वो कम है, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये ऐसा बना है। ये फिर ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, और ये कुछ कम प्लस है, तो इससे कुछ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कम हम शो करेंगे। अच्छा, ये निकलेंगे नहीं क्योंकि हम इमेजिनरी है, तो ये हम ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ कम करेंगे। ये वाला ज़्यादा चार्ज है इसका, तो इस पर सबसे ज़्यादा करेंगे, फिर ये कम है तो इसका थोड़ी कम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अच्छा देखिए, इस लेक्चर में हम बेसिक जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें आपने बोर्ड में भी पढ़ी हुई हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़ी हुई हैं, उन सारी चीज़ों का डेफिनेशन बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सपोज दैट ये मुझे एक पॉइंट दिया है P, मुझे पता नहीं है कि, लेकिन इसका ये मुझे पता है कि इसका चार्ज Q है। अब मुझे इसका पोटेंशियल लिखना है कि मुझे कितना पोटेंशियल होगा, तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं बेटा। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, ये E हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि कितना फोर्स अप्लाई करता है यूनिट चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और मुझे पता करना कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन in bringing the amount of Q charge from this point, मतलब इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो Q चार्ज को जो आपको वर्क किया गया है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब कोई भी चार्ज बहुत दूर था और बहुत दूर से हम इस वाले पॉइंट पर ले आए हैं इस Q चार्ज को, तो वो जो चार्ज होगा, वो जो वर्क डन होगा इस यूनिट चार्ज को, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैथमेटिकली इसे इस तरह से लिखते हैं। ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। फिर जब भी हम पढ़ते हैं वोल्ट, इसे मेजर करते हैं आप वोल्ट में, लेकिन जब भी हम डीसी में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ हम वोल्टेज लेते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज 2 वोल्ट लिखा है या 3 वोल्ट लिखा है, तो ये बेटा डायरेक्ट वोल्ट नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब एक ये वाला पॉइंट है P1, ये वाला पॉइंट है P2, तो इसे भी हम इनफाइनाइट से लाएंगे, फिर
जो वर्क डन होगा उसे हम B2 बोलेंगे। ये W1 का वर्क किया गया एंड Q0 को लाने में। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम वोल्टेज बोलेंगे, W2 माइनस W1, W अपॉन Q0। सपोज W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज पॉइंट्स, तो इसे हम बेटा बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी आपको 2 वोल्ट बोला जाए तो उसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में केवल 2 वोल्ट का वर्क करना पड़ रहा है। अब इसमें इनफाइनाइट का कोई रोल नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय कैरिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया है यूनिट चार्ज पे, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो वही चीज होती है बेटा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से एक B1 को कम कर दें, तो अगर हम इससे बोल दें कि हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो यही एक सिंगल पोटेंशियल हो जाता है। तो ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की बात रही। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। अच्छा, इसकी एक बार डेफिनेशन पूछी गई है कि यूनिट चार्ज पर जब हम वर्क करते हैं इनफाइनाइट से लाने में, उसे क्या क्या बोलते हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेफिनेशन पूछी गई है कि यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली याद रखिए, और जो डेफिनेशन है उसे रटने की कोशिश ना करें, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तब ज़्यादा वे में आपको अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट आपका बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए एनडीए में। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ये होती क्या है। सपोज दैट ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैंने कोई मेटल रख दिया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बेटा, कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बेटा एक ही रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ ये वाले पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से चाहे आप इस वाले पॉइंट पे लाओ, इससे इसके रिस्पेक्ट में चाहे यहाँ से यहाँ लाओ, चाहे यहाँ से यहाँ लाओ, जो आपका पोटेंशियल जो वर्क होगा वो आपका इक्वल ही होगा। तो इक्विपोटेंशियल का बेटा क्या मतलब होता है कि जो पोटेंशियल होता है उसका हर पॉइंट पे वो इक्वल होता है। मतलब V इज कांस्टेंट, V इसमें कांस्टेंट होता है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर ही कहीं कोई मूवमेंट करा रहे हैं चार्जर का, तो क्या होगा बेटा, डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस B1। V2 और B1 बेटा इक्वल ही है, तो आपका जो डेल्टा B आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। मतलब W अपॉन Q इक्वल्स टू जीरो। अब Q तो बेटा तो क्या हो सकता है, W इक्वल्स टू जीरो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जो वर्क डन होता है वो आपका जीरो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका जीरो होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो आपका कांस्टेंट होता है फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये बेटा 3 चीजें ही आपको याद रखने वाली मेन चीज है। बाकी आप खुद भी सारी चीजें कर सकते हो, बाकी सारी चीजें हार्डली ही पूछी जाती है या नहीं पूछी जाती हैं। फिर बेटा है नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, या हम कहें जो वर्क डन हम अब तक बात कर रहे थे, वो कैसे दिया जाता है, K Q1 Q2 अपॉन R। इसमें R स्क्वायर नहीं होता। फिर इसका डेरिवेशन वगैरह हम उन सब चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्ट याद रखिए K Q1 Q2 अपॉन R। तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q, मतलब इसमें से एक जो हमारा Q है वो कम हो जाएगा, इसे हम पोटेंशियल कह देंगे। फिर E अगर मैं लिखूं तो E बेटा क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक Q इसमें नहीं होता था, तो अगर मैं यहाँ से बेटा रिप्लेस कर दूं K Q1 अपॉन R को, तो 1 अपॉन R बेटा नीचे रह जाएगा, तो E इक्वल्स टू आपका आ जाएगा V अपॉन R। तो इस वाली जो चीज को है, ये तो फिलहाल ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वो जब सारी चीजें करेंगे तब हमको ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और वोल्टेज दे दिया जाए, तो आप क्या, आपको सपोज दैट वोल्टेज दिया है और किसी चीज की लेंथ दी है, तो वहां पर आप वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं।
इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया जाता है वो बेटा ये आता है। अब बेटा बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन की। तो आपका क्या आता है बेटा, जो रिलेशन दिया हुआ है डी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर वाई माइनस, ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी होंगी, तो जो डी बी आएगी वो आपकी स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इन्हें स्केलर में लिखूं तो माइनस ई डी आर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लेते हैं। तो जैसे हमने सुपरपोजिशन वाले प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो सेम उसी तरीके से इसमें करते हैं। अब कभी भी आपको अगर ई क्या आ जाएगा, माइनस डी बी अपॉन डी आर, आपको ई दे दिया जाए ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, और आपको बोला जाए बी की वैल्यू दे दी जाए और आपको बोला जाए ई बताइए इसमें, तो कैसे करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी बी अपॉन डी आर टू ए आर प्लस बी, ये आपका आ जाएगा। तो ये बेटा आपका बस रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये से आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी क्या होती क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम ऑफ रीजन ऑफ स्पेस, यूनिट वॉल्यूम और मास। बेटा ये तो होती है एनर्जी। अब ये एनर्जी अगर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड है या यूनिट मास में, अगर कहीं मास दिया तो उस मास, क्योंकि अब फिलहाल तो हम मास की बात नहीं करेंगे इसमें, वो हम ग्रेविटेशन में बात करते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जो होती है एनर्जी स्टोर्ड, उसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब बेटा इसका ये फॉर्मूला होता है, यू ई बोल सकते हैं, या आप यहाँ पर बी ई यूज किया है, हाफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई स्क्वायर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट। तो इसके डेरिवेशन और इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, एनडीए पे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। बस आप ये याद रखें कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके बाद बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनको मिला के जो हम बोलते हैं, एक साथ उनको बोलते हैं, मिलाने पर उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हमने इसे मिला दिया तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जैसे यहाँ, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये पॉजिटिव आयन रहते हैं, ये नेगेटिव आयन रहते हैं, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो एक डाइपोल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इस तरह से ये डाइपोल फॉर्म होते हैं हमारे मटेरियल के अंदर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो वो आता है Q इंटू 2L या Q इंटू आर। इफ सपोज दैट मैं बोलूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस r है तो Q इंटू आर, या मैं इनकी डिस्टेंस के बीच 2L लूँ, तो जो डिस्टेंस मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर आपको बोला जाए कि 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं कि Q इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू ये वाला 2, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, Q इंटू डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस ही आपकी आएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये आ जाए। तो एग्जाम में डाइपोल मूवमेंट ही पूछा जाता है मोस्टली। आप एक चार्ज और इनटू इनके बीच की डिस्टेंस जब कर देंगे तो वो आपका डाइपोल मूवमेंट की कैलकुलेशन आ जाएगी। अच्छा ये डाइपोल, तो अच्छा बेटा ये डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, तो डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं होता है, बस स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, कि जो डाइपोल है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो आपकी डाइपोल मूवमेंट में मेजर की जाती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है आपके एनडी के सिलेबस में, बस आप इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और उसका मूवमेंट क्या होता है, बस वो आप ध्यान में रख के चलें। तो नेक्स्ट बेटा लेते हैं, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डायरेक्ट तो क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन इसके कुछ गॉस लॉ की एप्लीकेशंस इनडायरेक्टली आती हैं, डायरेक्टली वो भी नहीं आती। जैसे अब बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा होता कुछ नहीं है, बस जैसे कि अब तक हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम बोल रहे थे कि यहाँ से प्लस का एरिया यहाँ से ऐसे ऐसे जाती हैं, बाहर जाती हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को या इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कहाँ से कितनी पास हो रही है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट किया। जैसे मैं ये बोलूं कि ये सपोज दैट ये मेरा बना नहीं, ये 1/2 मीटर इंटू 1 मीटर का एरिया है और यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो अब इस एरिया से कितनी लाइंस पास होंगी, इसे मैं कैसे मेजर करूंगा। तो इस चीज को मेजर करने के लिए मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने क्या बोला कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट ले लो, ई, एक लाइन की मेजरमेंट ई, हर एक लाइन पे मेजरमेंट, और ऐसी लाइन कितने एरिया में है, ऐसी लाइन जो है ए एरिया में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और वो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो अब ए, इस ए को मैंने ऐसे भी मैं दिखा सकता हूँ, ई डॉट, अगर ये छोटा सा मैंने एरिया लिया, ये सपोज कोई छोटा एरिया लिया, तो मैं इसे डी एस लिख सकता हूँ, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आपका आता है ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। तो ई डी एस कॉस थीटा भी मैं बोल सकता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप बेटा कहाँ ले रहे हैं वो आप ध्यान रखें, और जो डी एस आपका एरिया वेक्टर होगा वो क्या रखें, और जो थीटा है वो ई एंड डी एस के बीच का एंगल आपका थीटा है। अब अच्छा ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो आप कॉस थीटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये 0, ये π/2, 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव होगा, π/2 पे 0 होगा। फाई 0 होने का बेटा मतलब क्या है कि हमारा ई ये है और डी एस जो एरिया वेक्टर है वो ये है। मतलब एरिया वेक्टर जो होता है वो हर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये वाली जो सरफेस है वो कुछ ऐसी रखी हुई है। तो अब इस तरह से अगर सपोज दैट कोई सरफेस रखी हुई है तो बेटा इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास ही नहीं होंगी। मतलब कब पास होंगी, जब ये इस तरह से, मैं आपको बताऊं तो अगर इस तरह से पास रखी होगी, सपोज 3D में मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अगर ऐसी रखी हुई तब तो इस सरफेस से पास होंगे, लेकिन यही चीज अगर ऐसी प्लेन रखी हो तब बेटा, और ऐसी हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तब यहाँ से कोई फायर नहीं होगी, तब हमारा डी एस ये आएगा और एरिया वेक्टर ये आएगा, तब आपका डी एस जो होगा वो फाई जो होगा वो 0 होगा। मतलब हम बोलेंगे कि फ्लक्स कुछ पास नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं हो रही है। तो फिर बेटा नेक्स्ट एक और आता है कि अगर ये 90 से 180 के बीच में एंगल हो, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली है और जो डीएस की डायरेक्शन ली है वो उल्टी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव आ रहा है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस आप ये ध्यान रखिए, और ये मेजरमेंट ऑफ टोटल फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए। तो अब बेटा नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही एक्सटेंशन है गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब ये मेरी कोई सरफेस है, इसने ये प्लस क्यू चार्ज है इस पर, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो अगर मैं टोटल बोल दूं तो मैं इसे लिख दूं बेटा सिग्मा क्यू, मतलब जो भी उसका अलजेब्रिक चार्ज है, अगर माइनस क्यू हो तो उसे माइनस कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर इन क्लोज सरफेस इज 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट फ्लूइड। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस ने क्या बताया कि अगर कोई फ्लक्स इसमें से कितना पास होगा, कि इस सरफेस में से मैं टोटल चार्ज लिख लूं अलजेब्रिक सम, और इसका 1/ε0 जो होगा वो ही ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो ये बेटा गॉस ने कहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि टोटल एनक्लोज्ड चार्ज ही आपका अंदर आएगा, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, तो क्या आएगा बेटा, एनक्लोज जो चार्ज है वो आपका Q1 है, तो Q1/ε0, Q2 बेटा इसमें नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जो एनक्लोज चार्ज है वो ही यहाँ आएगा। ये एरिया के लिए Q1 आएगा। अगर मैं ये एरिया ये वाला लूँ, गॉसियन सरफेस
मतलब अब मैं बोलूँ कि ये 1 था, ये 2 था, अब मैं बोलूँ 2 दूसरे वाले एरिया से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो वो क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों का अलजेब्रिक सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा गॉस की थ्योरम है। गॉस ने क्या बताया कि टोटल एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा गॉस के जो एप्लीकेशन है वो बस इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। डेरिवेशन कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, बेसिक चीजें आपसे पूछ सकता है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मुझे कोई पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ठीक है इलेक्ट्रिक, तो मैं क्या लिखूंगा, फाई। अब गॉस ने क्या बताया, मेरा फाई क्या होता है कि किसी सरफेस में उसके एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस ने बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, एक सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ अपने आप से। मैंने ये गॉसियन सरफेस एज्यूम की। क्यों एज्यूम की, क्योंकि गॉसियन सरफेस से ही मेरा वो जो स्टेटमेंट है गॉस का, वो गॉसियन सरफेस के लिए, तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। तो अब ये सरफेस से जाने वाला चार्ज मैं क्या लिखूंगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाई हो गया। ये मैंने एक सर्कुलर सरफेस एज्यूम की है जिसकी रेडियस r है। ये आपका ये हो गया। अब मैं इस फ्लक्स को हमने पहले डिस्कस किया था, क्या लिख सकता है, E इंटू डी एस। ई आपका जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस साइड है, और ds जो वेक्टर होगा वो भी आपका इस साइड होगा। तो मतलब इन दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका क्या आएगा, ds मतलब थीटा इनके बीच में 0 आएगा, मतलब E इंटू डी एस। तो E इंटू डी एस मैं बेटा यहाँ पुट कर देता हूँ, E डी एस का मतलब इस पूरी गॉसियन सरफेस की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बेटा कि मेरा क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ रखता हूँ, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बेटा जैसे आपने मैंने देखा था पहले जब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, तो ये वही सेम फॉर्मूला हमारा आ गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, पहले उसके लिए गॉसियन सरफेस के लिए हम वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, फिर जो हमारा ओरिजिनल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है उसे गॉस ने जो बताया उसके इक्वल कर देंगे और हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो कभी भी पॉइंट चार्ज हो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये आप ध्यान रखें। चलिए एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल इस तरह की होगी और यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इस पर हर जगह चार्ज सेम यूनिफॉर्म सेम वितरण में है, हिंदी में मैं कहूँ तो। इस स्फेरिकल सेल के कारण आपको चार्ज पूछा गया, सपोज दैट इसकी अगर रेडियस में r एज्यूम कर लूं, तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो आपको पूछा गया है। तो बेटा स्फेरिकल सेल, ये सेल मतलब आप समझिए कि कोई गोलाकार अंडाकार कोई चीज है जिसमें बीच में वो खोखली है। तो अब इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा, इसके कारण कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, या तो कोई पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, मैं यहाँ P1 में पॉइंट लूं जो इससे r डिस्टेंस पर हो, यहाँ पर मैं फाइंड कर सकता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसकी सरफेस में मैं फाइंड कर सकता हूँ कि इसके कारण इसके सरफेस पे क्या होगा अगर मैं P2 की बात करूं, या मैं P3 की बात कर सकता हूं कि इस सरफेस के कारण इस P3 पर क्या चार्ज जो होगा वो आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं लेता हूं एट एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब अगर मेरा पॉइंट इससे बाहर है, तो अगर बेटा पॉइंट सपोज दैट ये है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी सेल है और ये मेरा पॉइंट है। सेल में बेटा पॉजिटिवली चार्ज Q है, तो मैं क्या करते हैं बेटा, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू Q, इसमें टोटल चार्ज Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई की हम वैल्यू लिखते हैं E इंटू डी एस, इस पूरी गॉसियन सरफेस, तो ये सपोज दैट r डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, तो मेरा क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
E इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत बार क्वेश्चन एनडीए में आता है। ये वाली जो चीज आई वो आपकी Q अपॉन आर स्क्वायर आई, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बाहर जितनी सेंटर से डिस्टेंस होगी ये उतना ही होगा। ये आप ध्यान से देख लें। जब मैंने बाहर की ली तो ये आ गया बाहर के लिए, तो Q अपॉन 4πr²। एट इंटरनल पॉइंट से पहले मैं इस सरफेस की बात करता हूँ। अगर इसी सरफेस पे मुझे निकालना हो तो कैसे करूंगा, फिर मैं जो गॉसियन सरफेस होगी वो मेरी यही वाली आ जाएगी। मतलब मुझे एक एरिया ड्रॉ करना पड़ता है जिसमें से जाने वाला फ्लक्स मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मेरा उससे जाने वाला फ्लक्स Q अपॉन ε0 आ जाएगा। ε0 को बेटा 4πr² क्या नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी गॉसियन सरफेस तो यही है। अगर इस पे पॉइंट ले लिया तो मैंने यहीं पर ड्रॉ करूंगा गॉसियन सरफेस। E इक्वल्स टू Q अपॉन ε0 एंड E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। मतलब बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इस पर ले लूं तो मेरा जो पॉइंट आएगा वो इसकी रेडियस के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जो हमारा स्पेयर है वो एज ए पॉइंट वर्क कर रहा है। जैसे हम पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो वो भी इसी फॉर्मेट में आती है जैसे इस फॉर्मेट में ये आई। अब बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं फॉर द इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट्स के लिए क्या होगा ये देखते हैं। इंटरनल पॉइंट के लिए बहुत बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इजी भी है। अब बेटा ध्यान से देखना, ये वाली तो मेरी बाहरी सरफेस होगी, इससे मतलब है नहीं। मैंने यहाँ पर कोई P3 ले लिया तो मैं कैसे निकालते थे, हम उस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे और हम लिखते थे कि इससे जाने वाला फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन ε0। यही तो लिखते थे। Q क्या है बेटा, एनक्लोज चार्ज इन दी गॉसियन सरफेस। बेटा आप मुझे देखकर बताएं कि इस सरफेस में यहाँ खोखले जगह में कितना चार्ज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो जो चार्ज होता है वो हमारे कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, क्योंकि यही तो बेटा, अंदर तो कुछ है ही नहीं इसके गोले में, वो तो खाली गोला है, तो अंदर चार्ज थोड़ा ना होगा। तो इस गॉसियन सरफेस में बेटा जो हमारा Q होगा, जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब इससे जाने वाला फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब E इंटू ds इक्वल्स टू 0। अब ds तो 0 होगा नहीं, तो मतलब E इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब बेटा कभी भी आपको बोला जाए कि ये गोला है, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, इसके अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। बाहर क्या होगा, बाहर तो कुछ ना कुछ आएगा ही, Q अपॉन r², लेकिन अंदर 0। बेटा ये कैसी भी मेटेलिक शेप हो, कोई भी मैं मेटेलिक शेप दे दूं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बस वो मेटेलिक होनी चाहिए और वो कंडक्टर होनी चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एनडीए में बेटा बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि आपका स्फेरिकल सेल या कोई भी शेप के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेटा क्या होगा, तो अंदर बेटा कैसा भी मैं उल्टा सीधा दे दूं, बाहर उसे कंडक्टर दे दिया, उसे चार्ज दे दिया, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0। तो आप ये वाली चीज दिमाग में बिठा के चलें कि अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये मेरा आ गया तीनों पॉइंट्स के लिए। अब मैं बेटा एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। मुझे क्या करना है कि r मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस स्फेरिकल सेल से मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे वेरी हो रहा है। तो r इक्वल्स टू r मेरा इस पॉइंट पे, मतलब जो रेडियस है ये यहाँ तक आ गई मान लीजिए। तो अंदर बेटा r लेस देन r के लिए क्या है आपका, जब भी अंदर होगा इसका मतलब r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0। फिर r इक्वल्स टू r के लिए बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। r इक्वल्स टू r के लिए क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो ये 1/4πε0 Q अपॉन r², ये आया। फिर बेटा r, फिर बाहर के लिए क्या है, ये वाला। अब बाहर के लिए बेटा जैसे ये r जो होगा वो ये वाला r बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली ये बाहर है तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होता जाएगा, कुछ इस तरह के शेप में।
जो पैराबोलिक शेप होगा, क्यों, आर स्क्वायर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैंने कोई बेटा गोला चार्ज करके रख दिया तो उसके जो सरफेस पे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हाईएस्ट होगा, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का। बहुत सारे क्वेश्चन इसी सिर्फ पॉइंट पर आए हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर हमेशा जीरो, सरफेस पर वही रेडियस में, और बाहर बेटा 1/r², बाहर के लिए वो एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करता है। तो ये बेटा इसका ग्राफ रहा और इस तरह से मैंने पूरा का डेरिवेशन आपको करके दिखाया। बस आप ये ध्यान रखें कि खोखले मेटलिक सेल में कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा जीरो होता है। तो इसे बेटा रेज कर देते हैं। और नेक्स्ट एक आपका और भी है बेटा। अब मैंने ये डिस्कस किया कि गोला जो हमारा था वो यूनिफॉर्मली चार्ज था। अब सपोज दैट अनयूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब यहाँ तो बहुत चार्ज है, फिर यहाँ बहुत कम चार्ज हो गए, फिर यहाँ थोड़े ज़्यादा चार्ज हो गए, फिर यहाँ ऐसे चार्ज हो गए, मतलब इसका जो चार्ज का फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये कैसे करता है, कैसे, तो बेटा फिलहाल अब मैं इसका सारा डेरिवेशन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इतना पूछा भी नहीं जाता, और डेरिवेशन जैसे मैंने प्रीवियस के लिए किया था वैसे ही होगा। जैसे अगर मैं बाहर पॉइंट लूँ तो बाहर क्या लिखूंगा, E इंटू 4πr², अगर मैंने r ये डिस्टेंस लिया, इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, E वही आ जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन r², मतलब बाहर के लिए ये जैसे वो रिएक्ट करता था वैसे ही रिएक्ट करेगा। r इक्वल्स टू r के लिए ये भी सेम रहेगा। फिर r लेस देन r के लिए बेटा बात आती है। r लेस देन r के लिए बेटा ये आप ध्यान से देखें कि अब इसके अंदर जो चार्ज है बेटा उसके अंदर सारा इक्वल चार्ज था, लेकिन जब हम इसमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसमें बेटा अंदर चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बेटा सेल नहीं है, ये स्फेरिकल वॉल्यूम है। कहने का मतलब सेल का मतलब होता है आपका खोखला गोला, और वॉल्यूम का मतलब होता है स्फेरिकल वॉल्यूम का ठोस गोला। अगर बेटा ठोस होगा तो मतलब अंदर आयन्स आपके होंगे, ठोस होगा तो जाहिर सी बात है अंदर आयन होंगे, अंदर पॉजिटिव आयन होंगे, अंदर जब पॉजिटिव आयन होंगे तो बेटा नेगेटिव आयन होंगे, मतलब कुछ पॉजिटिव होगा कुछ एरिया नेगेटिव होगा। तो अंदर जहां भी मैं लूंगा उसमें मुझे उस गॉसियन सरफेस में मेरा Q कुछ ना कुछ चार्ज आएंगे। तो जब मैं बेटा अंदर के लिए जब मैं फाइनल निकालता हूँ तो इसके लिए बेटा मैंने बाहर वाले जैसे पॉइंट पे दिखाया था, बाहर वाले पॉइंट पे जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरह से निकलेगा। अब नीचे वाले पॉइंट्स पे भी r इक्वल्स टू r के लिए भी वो वही निकलेगा। अब हम लेते हैं कि इसके अंदर पॉइंट हो, तो इसके अंदर पॉइंट्स में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेटा इसके वॉल्यूम में होगा। मतलब मैं क्या कहूँ कि मेरा टोटल Q चार्ज था, और Q चार्ज बेटा कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, 4πr³ इतने पर डिस्ट्रीब्यूट था। अब मैंने गॉसियन सरफेस जो लिया वो ये लिए, मतलब Q चार्ज मेरा पूरे इतने पे डिस्ट्रीब्यूट था। तो इसमें कितना होगा, इस वाले वॉल्यूम में क्या होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये, तो ये बेटा मेरा Q आ गया, मतलब मेरा इस एरिया में कितना चार्ज होगा वो ये आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैं जो एरिया लूंगा E इंटू 4πr²। इसे मैं सॉल्व कर लूंगा। अच्छा ये वाला जो होगा वो आपका क्यूब आएगा, तो ये क्यूब आ जाएगा। फिर मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लूंगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r³ इंटू r। अब मेरा वेरिएबल तो r है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ कि 1/3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 एप्सिलॉन नॉट, मैं क्या करता हूँ 4/3, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, पाई r³। क्या बेटा यही मेरे स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम नहीं है, हाँ, तो Q अपॉन ये पूरा वॉल्यूम इंटू r। अब इस पूरे ये क्योंकि कांस्टेंट होगा कि Q में पूरा कितना वॉल्यूम है, तो इसे मैं कह देता हूँ रो r पावर r 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पर इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ E और R के बीच, E और R के बीच, तो बेटा क्या आएगा R, मतलब ये मेरा पैराबोला आएगा। फिर इसके बाद 1/r², इसकी स्लोप ज़्यादा होगी,
जो बाहर का ये कैसे बेटा डिफ्रेंशिएट होगा आपका 1/r², फिर नीचे वाला जो होगा, ओ सॉरी, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये बेटा स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर और ये आएगा। तो खोखले गोले के लिए बेटा क्या आता था, अंदर जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज जीरो और फिर इस तरह से डिक्रीज होता था। ठोस गोले के लिए वही कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आपका फाइनल आप याद कर लें, ज़्यादा आप उसके डेरिवेशन में या इन सारी चीज़ों में नहीं जाए। ये 4πr³ होगा आपका। तो इस तरह की चीज़ें बस स्फेरिकल सेल के लिए कई बार पूछी गई हैं। तो ये बेटा मेरी गॉसियन सरफेस और ये मेरे डायग्राम है। दूसरे के लिए ये है खोखले गोले के लिए, ये नीचे वाला ठोस गोले के लिए। तो ये तो रहा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अब हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपेसिटेंस की बात। कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ मटेरियल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर मैं बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बेसिस पे मटेरियल्स को डिवाइड करना चाहूँ तो मैं दो टाइप के कह सकता हूँ कि एक में जिनमें कंडक्शन होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं, कंडक्टर। तो दूसरे कौन से हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर, मतलब जिनमें नहीं होता है कंडक्शन। इस नॉन कंडक्टर को मैं दूसरा नाम और देता हूं इंसुलेटर, इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब क्या क्या इनकी खासियत होती है, इनमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो आपका इलेक्ट्रिक कंडीशन होता है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज जो मूव कर सके। तो इंसुलेटर्स में वो चार्ज नहीं होता है, फ्री नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते, तो इसीलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। इनको अगर चार्ज किया जाए और अगर इनको सर्किट पूरा हो जाए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इनमें कोई भी पोटेंशियल जनरेट होगा। इनमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये पोलराइज हो जाएंगे। ये एक नया फिनोमेना शो करते हैं, इससे हम कहते हैं पोलराइज। जैसे अगर मेटल को मैं दे दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये कोई ना कोई चार्ज ले लेगा और उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। लेकिन इनमें अगर मैं इसको इंसुलेटर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये जो हो जाते हैं ये पोलराइज हो जाते हैं। अब इस पोलराइजेशन की कहानी समझने के लिए, कितना पोलराइज होगा, कहाँ पोलराइज होगा, उसको समझने के लिए हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। तो सबसे पहले तो एनडीए में इस बात पे भी क्वेश्चन आ गया था कि किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसमें चार्ज होता है। तो ये आप सारी चीजें ध्यान से देख लें। इसके बाद की कहानी स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स या पोलराइज पर। तो डाइलेक्ट्रिक्स बनते किस मटेरियल के हैं, नॉन कंडक्टर मटेरियल के। और जब हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन अलग हो जाता है इनका और नेगेटिव आयन जो होता है वो अलग हो जाता है। इस तरह से अलग होता है, एटम एक ही रहता है। अब अगर यही कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ जाते, इलेक्ट्रॉन बाहर उसकी सतह पर आ जाते, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन अभी ये कंडक्टर नहीं है तो ये इस तरह से पोलराइज कुछ हो जाता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम पोलराइजेशन। और इसको अब इसको बेटा मेजर कैसे किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है पोलराइजेशन कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, जो होता है आपका E0/E। E0 बेटा क्या है, E0 इज एक्सटर्नल फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो किसी ना किसी प्लेट से ही हम लेंगे, प्लस लगे इधर माइनस रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो E एक्सटर्नल, E बेटा क्या है, E केवल है E0 माइनस E इंटरनल। जब हमने बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगाया तो अगर मैं इसे सही से पोलराइज करूं, ये मैंने पहले ही बना दिया था, तो अगर मैंने इस तरह, तो पॉजिटिव आयन को बेटा ये रिपेल करेगा और नेगेटिव आयन को इस तरह से बुलाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से पैदा होगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लूं मैं तो ये बेटा उल्टा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला E की वैल्यू क्या होती है, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया। नीचे वाला क्या आ गया, EXT, E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल, जो इसमें इंड्यूस हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेटा K की आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आती है।
अब इसका यूज़ क्या होता है वो हम नेक्स्ट जब अभी कैपेसिटर डिस्कस करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे कि इसका क्यों यूज़ होता है। फिलहाल अगर जब जैसे ही हमारा नॉन कंडक्टर आ रहा था तो मैंने उसका बता दिया। जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर इसकी अगर आप याद करके चलेंगे तो इसकी एप्लीकेशंस वगैरह ज़रूर पूछ ली जाती हैं। तो ये बेटा हो गया मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने बताया आपको। पोलराइजेशन मैंने बता दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से लगाएंगे तो ये अपोजिट पोल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और ये आपका जो आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती क्या है बेटा, सबसे पहले ये बात करते हैं। हमने अब तक पढ़ा चार्ज, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को हमने रखा तो हमने देखा कि पोटेंशियल क्या आएगा, फिर पोटेंशियल हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास हो रहा है तो आपका उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी। फिर गॉस थ्योरम में हमने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीजें। अब बेटा है चार्ज, ये हमने चार्ज ने क्या क्या किया, चार्ज के कारण कौन कौन से इफेक्ट हुए, ई बी या हमने ये फाई, ये सारे चार्ज के कारण इफेक्ट हुए, लेकिन बेसिक चार्ज की हमने बात अभी नहीं की। तो अब इस चार्ज को हमें स्टोर भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मतलब हमने चार्ज के फिनोमेना की तो बात कर ली कि इससे हुए होता है। सपोज दैट अगर आपका स्कूल है तो स्कूल में आपकी स्टडी होती है और ये होता है और प्लेग्राउंड होता है और ये फैसिलिटी देता है, लेकिन स्कूल होता कहाँ है, स्कूल को स्टोर कौन करता है। या बुक्स की मैं बात करूँ तो बुक्स में ये होता है, ये सारे चैप्टर, लेकिन बुक्स को स्टोर करने वाली चीज़ क्या है, वो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसी डिवाइस को नाम हम देते हैं कैपेसिटर। ये बेटा एनडीए में 2 बार आ चुका है, मतलब आप मान के चलो कि नेक्स्ट बार भी इसकी पूरी गुंजाइश है। बहुत प्यार से क्वेश्चन देता है वो कि इन विच ऑफ फॉलोइंग विच डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग द चार्ज। वो दिया होता है, इंडक्टर दिए होते हैं, उसमें कंडक्टर दिया होता है, कंडेंसर दिया होता है, कंडेंसर या कैपेसिटर दिया होता है, और नन ऑफ दीज। कंडक्टर बेटा कंफ्यूज करने के लिए, इंडक्टर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर, और कंडेंसर भी पहले कहा जाता था, फिलहाल आजकल नहीं किया जाता है। तो ये बेटा चार्ज को स्टोर करने के लिए होता है। अब सपोज दैट ये बर्तन है, इसमें मुझे चार्ज स्टोर करना है, तो हर बर्तन की बेटा अपनी कैपेसिटी है, मतलब कितना वो चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो उस कैपेसिटी को नापने के लिए हम उस कैपेसिटी को नापने के लिए एक कोफिशिएंट बनाते हैं, ये आपका आता है C, कैपेसिटेंस उस बर्तन की। इसे हम क्या बोलते हैं कि कितना चार्ज रखा अपॉन कितना वोल्टेज रखा। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन 1 वोल्ट, या दूसरी तरीके से मैं कहूँ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू रेज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिविटी बाय यूनिट। मतलब किसी आपका ये सपोज दैट एक बर्तन है, अब इस चीज का मुझे 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए जितना चार्ज की जरूरत होगी वो आपका उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो कैपेसिटेंस बेटा ये आपका ये हो गई। अब रही बात यूनिट की, तो आप यूनिट आप यहाँ से खुद ही निकाल लें, वो फिलहाल हम निकाल कर नहीं निकाल रहे हैं, आप खुद ही कर सकते हैं। तो इसे बेटा फैरेड में मेजर किया जाता है। फैरेड एक अपनी यूनिट है अलग। फैरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसीलिए इसको किस में मेजर किया जाता है, जनरली माइक्रो फैरेड, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी मीटर है तो 10⁻⁻⁶ लग के वो और कम हो जाती है। तो अब ये इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रेशियो ऑफ, वही सेम चीज जो मैंने बताया था, कितना चार्ज 1 वोल्ट रेज करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, उसे कहते हैं। अब बेटा कैपेसिटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एनडीए के लिए मेनली एक ही टाइप इंपॉर्टेंट है। अभी तक रिसेंट ईयर्स में एनडीए में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही क्वेश्चन आए हैं, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला आप पता हो आप क्वेश्चन कर दोगे।
तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा हम एक और एडिशनली डिस्कस करके चलेंगे, स्पेरिकल कैपेसिटेंस वाला। स्पेरिकल कैपेसिटर होता क्या है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा होता क्या है, ये दो प्लेटें होती हैं प्लस प्लस। अच्छा, इससे अच्छा है मैं आपको डायग्राम में ही समझाऊं। ये इस तरह का बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। दो प्लेट आपको ली जाती हैं, एक को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है, एक को निगेटिवली चार्ज किया जाता है। अब पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज हो गया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगी। अब इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पर एरिया पर कितना चार्ज है। अब जैसे कोई ठोस चीज है, जैसे कोई रेक्टेंगल है, ठोस रेक्टेंगल है, तो हम उसका चार्ज कितना नापेंगे। अब सारा चार्ज तो नाप नहीं सकते, तो हम बोलते हैं कि पर एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमने गोले में निकाला था तो पर वॉल्यूम पे कितना चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो उसको चार्ज डेंसिटी का, तो इसे हम रो से लिखते हैं। तो सपोज दैट इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी रो है, और इसको प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से रखा होता है। ये आपका पैरेलल प्लेट, दो प्लेटें होती हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, और बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ाने का काम करता है। ये सपोज दैट टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक है। इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मैंने डी ली। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये ई होगी, ये आपकी डी होगी, और इनके बीच जो रखेंगे वो आपकी टी होगी। तो ये सारी चीजें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होती हैं। दूसरा कैपेसिटर होता है बेटा स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर में कुछ नहीं, बस ये एक गोला होता है, बस इसी में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करना होता है। या इसको दूसरा एक और स्पेरिकल कैपेसिटर होता है जिसमें इसके अंदर बना देते हैं, तो अगर इसके प्लस अंदर वाले चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर आपका निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट की तरह वर्क करता है। ये ए इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस इज बी, ये भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट की तरह वर्क करता है। सिंगल, ये भी चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट की तरह वर्क करता है। तो ये वाले जो सारे होते हैं वो आपके चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन की। अच्छा, डेरिवेशन फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। ड्राइव कुछ नहीं करना, बस ये रो आपका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर ले लिया, और ये आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स भी आता है, जो हमने फिलहाल इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एनडीए में कभी उससे क्वेश्चन नहीं आए थे। फिलहाल इसके डेरिवेशन में बस जरूरत पड़ रही है, आपको और कहीं भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स क्या आता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जैसे हमने डिस्कस किया था, वहां हम इसे लिख सकते हैं के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई आ गया। अब इस ई को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इक्वल्स टू बी अपॉन आर होता है। तो वहां से आर को मैं डी लिख सकता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख दूं, क्यू। अब जैसे मैंने बताया था ये ई है, ये अगर सपोज दैट के मैं रखूं या के हटा दें आप, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां से जो आ गया आपका बी अपॉन डी। अब बी अपॉन, अब बेटा क्यू अपॉन बी, तो मैं क्या करूंगा कि ए इधर ले जाऊंगा, एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी अपॉन डी। क्यू अपॉन बी को बेटा मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट डी के इक्वल्स टू सी। ये आपका फाइनल डेरिवेशन होके फॉर्मूला आ गया। बेटा लॉग लगा दीजिए, ताला भर दीजिए, इसमें कोई आपसे ये फॉर्मूला निकाल ना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही
ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा गया था, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मुझे इसकी कैपेसिटेंस दोगुनी करनी हो, सी से 2C करना हो, तो मैं क्या करूं। पहला ऑप्शन था कि एरिया को मैं 2A कर दूं, अगर बेटा ए की जगह 2A रख देंगे तो ये 2C बन जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था मैं डिस्टेंस को आधा कर दूं, तो डिस्टेंस को अगर मैं d/2 कर दूंगा, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 2C हो जाएगा, मतलब फिर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था बेटा अगर मैं d को 2D कर दूं, अगर मैं 2D कर दूंगा बेटा तो ये आ जाएगा C/2, मतलब ये 2 नीचे ही रह जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था कि अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप वो क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं, इसके लिए कुछ करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप याद करके चलें, ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू के। अच्छा, के अगर दिया हो तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर ना दिया हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं या 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये बेटा मेरा फॉर्मूला आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। नाउ नेक्स्ट बेटा देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर ना तो अभी तक एनडी के एग्जाम में पूछा गया है, और आई होप कि आगे भी मुश्किल ही है इसका पूछना, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ। आप डेरिवेशन हमारे नोट्स में अवेलेबल है, वहां से आप डेरिवेशन देख सकते हैं। डायरेक्ट जो इसके रिजल्ट आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उसके रिजल्ट क्या आते थे, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये पैरेलल प्लेट की डेरिवेशन में रिजल्ट आते थे। तो अब इसके लिए अगर सपोज दैट, ये मैं पूरा क्लियर करता हूँ, इसकी स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी इंटरनल रेडियस ए है, आपकी बाहर वाले की बी है। तो अगर एक्सटर्नल स्फीयर इज कनेक्टेड टू अर्थ, मैंने इसे चार्ज दिया और क्या कर दिया कि इसे एक्सटर्नल को बाहर से अर्थ कनेक्ट किया, तो मतलब अंदर वाला चार्ज ही बचेगा बेटा। ये इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इंड्यूस होकर यहां पर माइनस आ जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। अब उस पोटेंशियल के कारण जो चार्ज स्टोर होगा उस Q अपॉन बी के कारण जो आपका होगा, उसके कारण उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी या कैपेसिटेंस बन जाएगी चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटेंस की क्या आती है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ के लगा सकते हैं अगर किसी मटेरियल कोई दिया हुआ है तो। अगर बाहर वाला आपका जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, अगर बेटा इंटरनल वाला अर्थ से कनेक्टेड है, अंदर वाला गोला मैंने इंटरनल कनेक्ट कर दिया, बाहर वाला बेटा मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो ये बाहर भी चार्ज फैल जाएगा। तो इस केस में क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, ये ए माइनस बी और बी माइनस सी ये आप खुद कॉमन सेंस से लगाएं कि सी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बाहर वाली बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली रेडियस सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो खुद ही आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। ये वाला केस, दूसरा वाला केस हार्डली पूछा जाएगा, अगर आपको कभी पूछा भी गया तो ये वाला केस पूछा जाएगा, और वो भी उसमें के का भी कुछ नहीं होगा। बस आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला फाइनल याद रखना है कि C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये फाइनल आपका आंसर आता है। तो कुछ भी नहीं, बस आपको एक तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी याद रखना है, और दूसरा आपको ये याद रखना है, आपकी बस कैपेसिटेंस में यही काम आएंगे। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो फिर मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर सपोज ये मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब इनको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा कि माइनस माइनस वाली जो होगी वो प्लस वाली से कनेक्ट होगी। अगर मैंने माइनस माइनस वाली कनेक्ट कर दी और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुए तो बेटा वो फ्यूज हो जाएगी या वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इक्वल चार्ज एक दूसरे को बेटा रिपेल कर देंगी। तो जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस अगर मेरे सीरीज में हो, तो इसी तरीके से मेरे कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में बिहेव करते थे। मतलब अगर सीरीज में मेरे
कैपेसिटर हैं, तो मैं कैसे इनकी कैपेसिटेंस निकालूंगा, 1/C2 1/C3 प्लस 1/Cn। इसी तरह अगर बेटा मेरे कैपेसिटर पैरेलल में है तो मैं इसका C इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड Cn। तो बस इसको ही आपको याद करने की जरूरत है और किसी चीज को जरूर आपको याद करने की नहीं है। कुछ चीजें जैसे उसमें पैरेलल के लिए बताई थी वो अब मैं यहाँ सीरीज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हों, 2 इक्वल कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हों तो C/2 आती है, 3 जोड़े हों तो C/3, अगर n जोड़े हों तो फाइनल इक्विवेलेंट आपका हो जाता है C/n आता है। अगर 2 कैपेसिटर आपको जोड़े हों तो आप 1 अपॉन करके ना करें, C1 इंटू C2 C1 प्लस C2 से डायरेक्ट उसका C इक्विवेलेंट लिखें। और अगर पैरेलली जोड़े हों तो पैरेलली में बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैरेलल आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट आप वहां से जोड़ सकते हैं। तो बस बेटा आप यही ध्यान रखें कि सीरीज में अगर कैपेसिटर है तो 1 अपॉन करके जोड़ते हैं और अगर पैरेलल में है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है उसको हम मेजर करते हैं। तो एनर्जी वाले में भी आपको ये बड़े से डेरिवेशन देखने के डरने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल ध्यान रखें कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू ए गिवन पोटेंशियल। मुझे कोई कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल मुझे B बनाना है, तो इसको मैं कितना चार्ज करूं सो दैट इसका जो पोटेंशियल है वो B बन जाए। तो उस चार्जिंग को, उस वर्क डन को मैं उसकी एनर्जी कहूंगा। तो वो एनर्जी बेटा क्या निकल के आती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, U इक्वल्स टू आता है हाफ CV²। फिर C को आप Q/B से रिप्लेस कर दें, हाफ Q इंटू C, B से V कैंसिल हो जाएगा, हाफ Q इंटू B। तो अगर मैं इस B को भी यहाँ से रिप्लेस कर दूँ तो 1/Q, B की जगह मैं लिख सकता हूँ Q इंटू Q/C, मतलब हाफ Q²/C या Q²/2C अगर हम कैपिटल Q यूज करें। तो बस इस वाले में आपको कुछ भी ज़्यादा डेरिवेशन और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हालांकि डेरिवेशन आपको अगर करना हो तो मैंने दिया हुआ है वहाँ पर नोट्स में, आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ CV²। अच्छा, ये हाफ देख के आपको थोड़ी सी डाउट हो सकता है कि क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका B इंटू Q, अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पर मेरी एनर्जी स्टोर क्या आ रही है, Q इंटू हाफ B, मतलब आधा, मेरा आधा तो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, लेकिन आधा बेटा कहाँ जा रहा है, तो आधा बेटा हीट और इन सब के चक्कर में ये सब आधा जो वर्क डन है वो इन सब में डेसिपेट हो रहा है। तो जो हमेशा एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ ही हो पाती है कैपेसिटर में, आधी जो एनर्जी होती है वो हीट या इन सब के फॉर्म में या इसको कैपेसिटर को चार्ज करने की एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो हम एनर्जी तो Q इंटू B ही देते हैं जो वर्क डन करते हैं, लेकिन आधा ही वर्क डन आपका एनर्जी स्टोर करता है, आधा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बस आप ये फॉर्मूला याद रखें और आपका काम हो जाएगा। फिलहाल इस पर एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए या मैं कहूँ नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में कभी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूले हाफ CV² याद करके चलें। ये सेम आपकी एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर में, एनर्जी स्टोर इन पर वॉल्यूम क्या आती है, हाफ ε0 इंटू E²। वेल E² इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ε0 आपको वैल्यू पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और E आपको इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो गाइस ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर बेसिकली थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अच्छा ये चीज हो कि अगर एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली ही ऐड हो जाती है, अगर 2 3 4 कैपेसिटर ऐड हो तो आप उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं टोटल एनर्जी की वैल्यू बताने के लिए। तो ये हमारा थोड़ा लंबी लेक्चर हो गया, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और इतना पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और
क्योंकि हमने ये वाला लेक्चर स्ट्रिक्टली बेसिस ऑन एनडीए सिलेबस एंड एनटीए पैटर्न बनाया है, तो इसलिए कुछ टॉपिक आपको लग सकते हैं कि नहीं समझाए गए हैं या नहीं बताए गए हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो भी टॉपिक नहीं बताए गए या थोड़े कम समझाए गए वो टॉपिक एनडीए में है ही नहीं, या इनका वेटेज बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो जरा भी अगर कहीं भी वेटेज है तो वो मैंने टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। इतना ही एनडीए में आता है। मैंने इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए एक साथ। तो होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।